हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर पांचाल। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह हम पहले बेयर एक्ट से इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। सो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 क्या कहता है? Where a person entitled to institute a suit or make an application for execution of a decree is, at the time from which the prescribed period is to be reckoned, a minor or insane or an idiot. He may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased as would otherwise have been allowed from the time specified therefore in the third column of the schedule। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो कि कोई सूट या एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए इंटाइटल्ड है, वो प्रेस्क्राइब पीरियड के शुरू होने के समय या उसकी गणना शुरू होने के समय पर या तो माइनर है या इंसेन है या इडियट है, तो वो उस सूट या एप्लीकेशन को सेम उसी टाइम पीरियड के अंदर फाइल कर सकेगा जो कि इस एक्ट के शेड्यूल के थर्ड कॉलम में दिया हुआ है, जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी, पूरी तरह ठीक हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6, where such person is at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by two such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make the application within the same period after both disability have ceased as would otherwise have been allowed from the time so specified। मतलब कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कि ऊपर बताई गई डिसेबिलिटीज में से या तो वो माइनर है, इंसेन है या इडियट है, इनमें से किसी दो डिसेबिलिटी या दो से अधिक डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, तो वो उन सभी डिसेबिलिटीज या दोनों डिसेबिलिटीज के सीज होने के बाद सेम उसी पीरियड के अंदर अपने सूट या एप्लीकेशन को फाइल कर पाएगा जो कि इस एक्ट के शेड्यूल के थर्ड कॉलम में दिया हुआ है। Subsection 3 of section 6, where the disability continues up to that of that person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so specified। मतलब कि अगर वो डिसेबिलिटी उस व्यक्ति की मौत तक बनी रहती है, लगातार वो डिसेबिलिटी जब तक वो मरता नहीं है तब तक लगी रहती है, बनी रहती है, तो जो उस व्यक्ति का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी उस सूट को सेम उसी पीरियड के अंदर फाइल कर पाएगा जो कि उस सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए इस एक्ट के शेड्यूल के थर्ड कॉलम में दिया हुआ है, प्रेस्क्राइब्ड है। Subsection 4 of section 6, where the legal representative referred to in subsection 3 is at the date of the death of the person whom he represents affected by any such disability, the rule contained in subsection 1 and 2 shall apply। मतलब कि अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसका कि सबसेक्शन 3 में जिक्र हुआ है वह मरने वाले डिसेबल पर्सन जिसे कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो व्यक्ति, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इस सेक्शन में बताई गई किसी भी डिसेबिलिटी में से किसी एक या उससे अधिक से अफेक्टेड है, तो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर भी सबसेक्शन 1 एंड और सबसेक्शन 2 के रूल सेम अप्लाई होंगे। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6, where a person under disability dies after the disability ceases, but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी सीज होने से पहले ही मर जाता है, लेकिन
तब तक किसी सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने का प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट हो चुका है, रनिंग हो चुका है, और उस प्रेस्क्राइब पीरियड के रनिंग होने के बाद और डिसेबिलिटी सीज होने के बाद, ख़त्म होने के बाद वो मर जाता है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास सिर्फ उतना ही समय बचेगा किसी भी सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए जितना कि उस आदमी के पास बचता अगर वो ना मरा होता। दूसरे शब्दों में कहे तो उस व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होने के बाद जो समय बच गया है उस समय के अंदर अंदर ही उस सूट या एप्लीकेशन को फाइल कर सकेंगे। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स ए चाइल्ड इन द वोम्ब। ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि इस सेक्शन के उद्देश्य के लिए, पर्पज के लिए, एक बच्चा जो अपनी माँ के पेट में है उसको भी माइनर ही माना जाएगा, उसको भी एज ए माइनर ट्रीट किया जाएगा। फिर भी किसी भी लीगल डिसेबिलिटी के मामलों में कानून मैक्सिमम 3 साल का पीरियड एक्सटेंड करके देता है डिसेबिलिटी सीज होने के बाद, चाहे उस सूट या एप्लीकेशन के लिए शेड्यूल के अंदर प्रेस्क्राइब पीरियड कितना भी हो। इस सेक्शन का लाभ लेते वक्त आपको मैक्सिमम प्रेस्क्राइब पीरियड 3 साल का ही आगे एक्सटेंड मिलेगा। आपको उस 3 साल के अंदर अंदर ही अपने सूट या एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ेगा। लीगल डिसेबिलिटी किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य जैसे कॉन्ट्रैक्ट आदि करने की कानूनी क्षमता है जिसकी यह सेक्शन अपेक्षा भी करता है। लेकिन इस सेक्शन के तहत इनएबिलिटी डिसेबिलिटी से कुछ अलग है। इनएबिलिटी का मतलब कुछ करने में शारीरिक रूप से असक्षम होना है। फिर भी लीगल डिसेबिलिटी भी इनएबिलिटी का ही एक रूप है जो कि किसी पार्टी के माइनर, पागल या इडियट होने के कारण केस फाइल करने के लिए असक्षम बनाता है। यहाँ पर सेक्शन 6 लिमिटेशन पीरियड के खिलाफ लीगल डिसेबल पर्सन को लिमिटेशन पीरियड के वार से बचाने के लिए ढाल का काम करता है। इस प्रकार सेक्शन 6 पागल, माइनर या इडियट पर्सन द्वारा प्री एम्पशन के सूट को छोड़कर अन्य सभी सूट्स या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल करने में हुई देरी को माफ करता है। इस प्रोटेक्शन का मुख्य कारण यह है कि लीगल डिसेबल पर्सन अपने हितों व अधिकारों के प्रति समझदार नहीं होता। उसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि उसकी इस देरी का उसके हितों पर क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा। सेक्शन 6 की रेंज के अंदर कानून माइनर, इंसैन और इडियट को छोड़कर किसी भी प्रकार की अन्य डिसेबिलिटी को मान्यता नहीं देता। लीगल डिसेबिलिटी लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाती है लेकिन लिमिटेशन पीरियड को स्टार्ट होने से नहीं रोकती। फिर भी जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि सेक्शन 6 के तहत एंटाइटल पर्सन को मैक्सिमम 3 साल का फर्दर पीरियड सूट या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए मिल जाता है। इस सेक्शन के उद्देश्यों के लिए डिसेबिलिटी लगातार बनी हुई होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो केस फाइल करने के लिए इंटाइटल्ड है, अगर वो माइनर है और मेजर होने से पहले ही पागल हो जाता है तो दोनों डिसेबिलिटी एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी, और अगर उसकी मृत्यु के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी माइनर है तो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 6 का यह लाभ केवल प्लेंटिफ को मिलता है, ना कि डिफेंडेंट को। इसलिए एक प्लेंटिफ जो स्वयं लीगल डिसेबल नहीं है, केवल इस ग्राउंड पर कि डिफेंडेंट लीगल डिसेबल है, सेक्शन 6 का लाभ नहीं ले सकता। अब हम सेक्शन 6 के कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेंटिफ का राइट ऑफ शू राइज होने से पहले ही या लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने से पहले वह लीगल डिसेबल होना चाहिए। इसलिए कोई भी ऐसी लीगल डिसेबिलिटी जो कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने के बाद शुरू होगी तो प्लेंटिफ को सेक्शन 6 का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 6 लिमिटेशन पीरियड की रनिंग को नहीं रोकता,
बल्कि उसे एक्सटेंड करता है, उसका विस्तार करता है। सेक्शन 6, 7 और 8 मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जो कि लीगल डिसेबिलिटी से पीड़ित व्यक्ति को रिलीफ देने के लिए संपूरक का काम करते हैं और प्लेंटिफ को लिमिटेशन पीरियड की समाप्ति के बाद भी केस फाइल करने में सक्षम बनाते हैं। अगर एक डिसेबिलिटी ठीक होने से पहले दूसरी हो जाती है, फिर तीसरी, तो पीड़ित व्यक्ति उन सभी डिसेबिलिटीज की समाप्ति के बाद अपने केस को फाइल कर सकता है, बशर्ते कि उन डिसेबिलिटीज के बीच में कोई टाइम गैप ना हो। अब हम उन प्रोसीडिंग्स की भी बात कर लेते हैं जिन पर सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होता। नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर फाइनल डिग्री ऑफ मॉर्टगेज सूट्स। मॉर्टगेज के सूट में जो फाइनल डिग्री है उसकी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन। नंबर 2, एप्लीकेशन फॉर पर्सनल डिग्री अगेंस्ट मॉर्टगेजर अंडर ऑर्डर 34 रूल 6 सीपीसी। सेक्शन 34 ऑर्डर 34 रूल 6 सीपीसी में मॉर्टगेजर के अगेंस्ट जो पर्सनल डिग्री होती है उसकी एप्लीकेशन में भी सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होता। एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सूट एंड अपील्स डिसमिस इन डिफॉल्ट। अगर कोई अपील या सूट डीआईडी हो गया है, डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया है, तो उसकी रेस्टोरेशन के लिए जो एप्लीकेशन लगती है उस पर भी सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पर हमें लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन टू सेट असाइड एक्सपायर्टी ऑर्डर। एक्सपायर्टी ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए, खंडित कराने के लिए जो एप्लीकेशन लगती है उस पर भी सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होता। एप्लीकेशन टू सेट असाइड एग्जीक्यूशन सेल। एग्जीक्यूशन सेल को सेट असाइड कराने के लिए। नंबर 6, एप्लीकेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एप्लीकेशन पर सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होता। एप्लीकेशन फॉर प्रीएम्पशन की एप्लीकेशन पर सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होता। लीव टू अपील की एप्लीकेशन पर भी सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होता। नंबर 2, प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट एन आइडल ऑफ ए मठ और टेम्पल। ये 9 तरह की प्रोसीडिंग्स है जिन पर सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होता। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एक शिशु जो कि माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है, उसकी लीगल पोजीशन क्या है। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द एज ऑफ एनीवन, द डेट ऑफ द बर्थ of that person, but nowhere in the law provides that the period spent by the child in the womb of the mother is not to be regarded as a period of minority। मतलब कि किसी भी व्यक्ति की उम्र का पता उसकी डेट ऑफ बर्थ से चलता है, लेकिन कानून में कहीं पर भी यह नहीं एक्सप्लेन किया गया है, कहीं पर भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि एक शिशु जो अपने माँ के गर्भ में, अपने माँ के पेट में है, उसको एज ए माइनर नहीं माना जाएगा। इसलिए एक शिशु जो कि अपनी माँ के गर्भ में है, उसे उसकी एग्जिस्टेंस को माना जाएगा, उसको एग्जिस्ट पर्सन माना जाएगा। सेक्शन 6 के तहत उसे माइनर ही ट्रीट किया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस सेक्शन के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा। कौन ये साबित करेगा कि उसका सूट इस सेक्शन में फॉल करता है या नहीं, उसे बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं। टू प्रूव दैट ए सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इज सेव्ड फ्रॉम द बार ऑफ लिमिटेशन बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज लाई ऑन द पर्सन हु रिलाई ऑन दैट फैक्ट। इस सेक्शन के अनुसार किसी व्यक्ति का कोई सूट या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बार ऑफ लिमिटेशन से बचा हुआ है या प्रूफ करने का भार उस व्यक्ति पर रहेगा जो कि इस बात पर विश्वास करता है कि उसका सूट और एप्लीकेशन इस सेक्शन में फॉल करता है। यह सेक्शन लिमिटेशन पीरियड से उसका बचाव करता है। अगर कोई व्यक्ति इस सेक्शन के तहत किसी तरह का बेनिफिट क्लेम करता है तो उसे साफ साफ तौर पर और दृढ़ता के साथ यह साबित करना पड़ेगा कि वह इस सूट को फाइल करने के टाइम पर उस बेनिफिट के लिए हकदार है, एंटाइटल्ड है। ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर रहेगा जो कि उस बात को मान्यता दे रहा है।